हेलो नमस्कार। हिंदी एजुकेशन ए टू जेड चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अभिकारी शब्द संबंध बोधक की चर्चा आरंभ की थी, जिसमें हमने जाना कि संबंध बोधक क्या होता है। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के सभी भेद हमने पढ़ लिए थे और अब हम अर्थ के आधार पर जो हमारे साथ बचे हुए भेद थे उसकी चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज की कक्षा में क्या कुछ है। आइए शुरू करते हैं। जो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के भेद थे उनमें से 3 हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। बचे 7 आज की कक्षा में पढ़ेंगे और संबंध बोधक से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो चौथा भेद है तुलनावाचक। जिन अवयवों से तुलना का बोध होता है तुलनावाचक संबंधवाचक अवयव कहलाते हैं, जैसे अपेक्षा, बनिस्बत, बराबर, सदृश्य, तुल्य आदि। सोने की अपेक्षा चांदी सस्ता है। इनके बीच तुलना हो रही है। किन शब्दों से तुलना हो रही है? की अपेक्षा। तो यह क्या हो गया? तुलनावाचक संबंध बोधक शब्द हो गया। व्यतिरेकवाचक। जिन अवयवों से अभाव या अंतर का बोध होता है उन्हें व्यतिरेकवाचक संबंधवाचक अवयव कहते हैं, जैसे अलावा, अतिरिक्त, बगैर, बदले, बिना, जगह, अपेक्षा, सामने, आगे आदि। वाक्य के अंतर्गत व्यतिरेक वाचक का उदाहरण देखते हैं। मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी। यहाँ पर सिवा ये जो शब्द है यह तुम्हारे और मैं के बीच किस प्रकार का संबंध बता रहा है? तो व्यतिरेक का संबंध बता रहा है। तो यह क्या हो गया? व्यतिरेक वाचक हो गया। विरोधवाचक। जिन अवयवों से प्रतिकूलता या विरोध का बोध होता है उन्हें विरोधवाचक संबंधवाचक अवयव कहते हैं, जैसे उल्टा, विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल आदि। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है कि टॉपिक में तो लिखा हुआ है संबंध बोधक और मैं यहाँ लिख रही हूँ संबंधवाचक। तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप संबंधवाचक कहिए या संबंध बोधक कहिए, एक ही बात है। आतंकवादी कानून के खिलाफ लड़ते हैं। आतंकवादी कानून के खिलाफ लड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है खिलाफ, पूरा के खिलाफ, ये किस प्रकार का संबंधबोधक अवयव हो गया? तो यह विरोधवाचक संबंधबोधक अवयव हो गया। अगला है साधनवाचक। साधन का अर्थ होता है कोई भी वस्तु, मूर्त या अमूर्त, जिसके द्वारा लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। साधन क्या होता है इसका अर्थ हम समझ गए। देखते हैं कि साधनवाचक संबंधबोधक अवयव से क्या अभिप्राय है। जिन अवयवों से साधन का बोध होता है उन्हें साधनवाचक संबंधबोधक अवयव कहते हैं। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जो साधनवाचक संबंधबोधक अवयव का बोध कराते हैं? तो उसके उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। द्वारा, जरिए, मार्फत, सहारे, माध्यम, खातिर, कारण, हेतु आदि। वाक्य के अंतर्गत उदाहरण देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है। बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है। अब यहाँ पर ये जो शब्द आ रहे के सहारे, ये किस प्रकार के संबंधवाचक है? तो यह साधनवाचक संबंधबोधक अवयव के उदाहरण है। दिशावाचक। जिन अवयव शब्दों से किसी दिशा का बोध होता है उन्हें दिशावाचक संबंधबोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण और, तरफ, पार, प्रति, आर पार, आसपास आदि। वह आसमान की ओर देख रहा है। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि दिशावाचक, यानी कि जो दिशा के बारे में बताए।
तो उदाहरण से स्पष्ट है, आसमान की ओर। आप खुद से भी महसूस कर सकते हैं इस वाक्य को पढ़कर, वह आसमान की ओर देख रहा है। वह कोई बालक है या कोई बालिका है, हम उसके लिए कहते हैं वह आसमान की ओर देख रहा है, तो यह दिशा का ही तो सूचक है। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्यवाचक, जिन अवयवों से उद्देश्य का बोध होता है उद्देश्यवाचक संबंध बोधक कहलाते हैं। अब ये कौन से शब्द हैं जो उद्देश्य का बोध कराएंगे? के निमित्त, के लिए, के हेतु, की खातिर आदि। राम के लिए हनुमान लंका गए। राम के लिए जो शब्द है एक इसका उदाहरण हो गया। उद्देश्यवाचक, किस प्रकार का संबंध बोधक है? के लिए, तो उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अवयव है। अगला और अंतिम है कारणवाचक, जिन अवयवों से कारण का बोध होता है उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे के कारण, के मारे, के लिए आदि। रमेश महेश के कारण चला गया। हम कहते हैं ना, जैसे कारण बताने के लिए अब कोई प्रश्न करेगा कि रमेश क्यों चला गया, तो रमेश महेश के कारण चला गया। हो सकता है दोनों में कोई मतभेद हो, तो रमेश चला गया किसके कारण? रमेश चला गया महेश के कारण। तो यहाँ पर जो के कारण शब्द आ रहे हैं ये किस प्रकार के संबंधवाचक है? तो कारणवाचक संबंधवाचक है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के जो भेद होते हैं उसे हमने पूरा कर लिया है। देखते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार या व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अवयव के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अवयव के 2 भेद हैं। कौन कौन से? मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। जानते हैं कि मूल संबंध बोधक क्या होता है? जो अवयव किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बने होते यानी अपने मूल रूप में ही होते हैं, मूल संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे बिना, समेत, तक, समान आदि। यानी कि जो मूल संबंध बोधक अवयव हैं वो उनमें किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता है। जानते हैं, दूसरा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुलनात्मक रूप से इस बात को समझेंगे। यौगिक संबंध बोधक, जो अवयव संज्ञा, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग आदि के योग से बनता है उन्हें यौगिक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे पर्यंत। अब इसमें पर्यंत जो शब्द है इसमें परि उपसर्ग और अंत शब्द है, इन दोनों के योग से, परि और अंत के योग से बना है पर्यंत। और इसी प्रकार से जो मूल संबंध बोधक है वो अपने मूल रूप में होते हैं, उनमें न कुछ जोड़ा जाता है न कुछ घटाया जाता है। जबकि यौगिक संबंध बोधक जो हैं वे संज्ञा, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग आदि के योग से बने होते हैं। जब हम प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के भेद पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि जब हम संबद्ध और अनुबद्ध दोनों पढ़ लेंगे तो संबद्ध और अनुबद्ध का भी हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। संबद्ध जो संबंध बोधक अवयव होते हैं और अनुबद्ध जो अनुबद्ध बोधक अवयव होते हैं, इन दोनों में जो अंतर है उसे देख लेते हैं कि जो संबंध बोधक अवयव है उसमें तो कारक विभक्ति का प्रयोग होता है और जो अनुबद्ध बोधक अवयव हैं उनमें किसी प्रकार के कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और से कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जबकि इन उदाहरणों में इस प्रकार के किसी प्रकार के विभक्ति चिन्ह नहीं दिखते हैं। चाहे से, के, इस प्रकार के कोई भी विभक्ति कारक हमें नज़र नहीं आते हैं। तो इन दोनों में यही अंतर है। इसी के साथ संबंध बोधक अवयव की चर्चा पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अपने लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।